वेलकम टू स्टडी गो जीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायल। मैंने आपको बीएनएसएस के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था इन्वेस्टिगेशन जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एल में, इंक्वायरी जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज के में, ट्रायल जो कि कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। ये तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये मैंने आपको बताए थे। और जो इन्वेस्टिगेशन है इसको याद करने का तरीका क्या है कि कौन सी क्लोज में डिफाइन है, ऐसे करके याद करना, ला इन्वेस्टिगेशन करूं, ला इन्वेस्टिगेशन करूं फिर इसको कैसे याद करना है, के इंक्वायरी करनी है, के इंक्वायरी करनी है। और बीएसए में के रेलेवेंट है, के में रेलेवेंट डिफाइन है, तो उसको मैंने ऐसे करके याद करा हुआ है। मतलब कितनी भी अजीब सी ट्रिक हो, हमें तो याद करने से मतलब है ना, ऐसे ट्रिक बना बना के याद करा करो तभी याद होता है। बाकी आप लोगों ने भी अगर अपनी कोई ट्रिक बना रखी है ना तो वो मुझे बताना। और एक चीज और आपने बतानी है, मैंने आपको बीएनएसएस के जैसे कि मैं बता रही हूँ ना अभी कि मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि ये तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी हम बात करेंगे ट्रायल की। तो ट्रायल इंक्वायरी से कैसे अलग होता है, जैसे कि आपको पता ही है दोनों चीजें मजिस्ट्रेट और कोर्ट के समक्ष हो रही हैं, लेकिन जैसे ही चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद जो प्रोसीडिंग चलती है वो होता है ट्रायल। चार्जेस फ्रेम होने से पहले जो चल रही थी मजिस्ट्रेट या कोर्ट के समक्ष प्रोसीडिंग, उसको कहते हैं अपन लोग इंक्वायरी। इंक्वायरी क्यों करी जाती है, प्राइमा फेसी केस बन रहा है या नहीं बन रहा है ये चीज देखने के लिए। ट्रायल क्यों किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो एक्यूज पर्सन है वो इनोसेंट है या गिल्टी है। तो बीएनएसएस में ना 4 तरह के ट्रायल दे रखे हैं, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल। वारंट ट्रायल जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो जो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हो रहा है और एक हो रहा है पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी और तरीके से इंस्टीट्यूट यानी कि कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट। ओके, और ये ट्रायल कहां से कहां तक दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 19 में सेक्शन 248 से लेकर 260 तक सेशन ट्रायल दे रखा है। चैप्टर नंबर 20 में सेक्शन 261 से लेकर 273 तक की जो प्रोविजन है वो है आपके वारंट ट्रायल से संबंधित, जिनमें से स्टार्टिंग में जो 261 से लेकर 266 तक है वो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट होने वाले वारंट ट्रायल से संबंधित है। 267 से 270 तक पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी और तरीके से जो वारंट ट्रायल, फॉर एग्जाम्पल कंप्लेंट के थ्रू जो इंस्टीट्यूट होता है वारंट ट्रायल, उसके प्रोविजन दे रखे हैं। फिर सेक्शन 271 में जजमेंट, 272 में एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, 273 में कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉस्ट, ये चीजें दे रखी हैं। चैप्टर नंबर 21 में सेक्शन 274 से लेकर 282 तक दे रखे हैं समन ट्रायल के बारे में। देन चैप्टर नंबर 22 में दे रखे हैं सेक्शन 283 से लेकर 288 तक समरी ट्रायल के बारे में। तो ये सारे ट्रायल एक एक करके आज के वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी, एपीओ या किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम के लिए और आपके एग्जाम में बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएस, टीपीए, सीपीसी या कोई भी सब्जेक्ट जो लिस्ट में मेंशन है वो अगर पूछा जाता है, जिसके मैंने बनाए हुए हैं नोट्स, चाहे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हों या फिर आते हों डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस, सब जगह जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। अपने नोट्स में मैंने सेक्शंस को फ्लो चार्ट्स में ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। साथ ही आपको हर एक सेक्शन से रिलेटेड जो भी रिसेंट के केसेस होते हैं एंड लैंडमार्क केसेस होते हैं वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कंटेंट जिसको पढ़ने के बाद ना आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, फिर देखना आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाती है। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये मेरे रात दिन की मेहनत है जो कि इनको प्रिपेयर करने में मैंने लगाई है ताकि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। दैट्स व्हाई दीज आर टू द पॉइंट नोट्स, और इनको मैंने बनाया ही इस तरीके से है ताकि आपका टाइम फालतू चीजों पे जाया होने से बच जाए और आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अपनी तैयारी को स्मार्टली बूस्ट करने के लिए आप भी परचेस कर सकते हैं मेरे नोट्स। कैसे परचेस करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको स्टडी गो विद जीनत के नाम से सेव कर लो। उसके बाद मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे जाओ और जो भी नोट्स आपको परचेस करना है वहां से उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करो। सबसे पहले हमारे पास आता है सेशन ट्रायल। जब आप पढ़ते हो सेक्शन नंबर 21 बीएनएसएस का, उसमें ये चीज मेंशन है ना कि ऑफेंसेस जो बता रखे हैं बीएनएस में उनका ट्रायल हाई कोर्ट के समक्ष चल सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष चल सकता है या फिर किसी भी अदर कोर्ट के समक्ष, जैसा कि फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो बीएनएसएस में दे रखी है उससे आपको पता चलता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल बताए गए हैं। उनका ट्रायल चलता है कोर्ट ऑफ सेशन में। कैसे चलता है, देखो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है सेक्शन 213 बीएनएसएस का, जो कि ये जनरल रूल देता है कि कोर्ट ऑफ सेशन एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसी भी ऑफेंस का डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है। तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन में मैटर कैसे जाता है, कोर्ट ऑफ सेशन में मैटर जाता है कमिट होके। कौन कमिट करता है, मजिस्ट्रेट। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 232 में या फिर सेक्शन 362 ऑफ बीएनएसएस में। ओके,
बट ये जो जनरल रूल दे रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है ऑफेंस का, इस जनरल रूल का एक्सेप्शन आपको बीएनएसएस में देखने को मिलता है सेक्शन 222 सबसेक्शन 2 में, जहां पे जो वीआईपीज हैं जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड पब्लिक सर्वेंट, व्हेन इट इज रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट ही वाज डिस्चार्जिंग हिज पब्लिक ड्यूटी, ऐसे करके वहां पे लिखा हुआ है। ये कुछ लोग मेंशन है जिनके लिए क्या बोल रखा है कि अगर इनके अगेंस्ट 356 वाला जो डिफेमेशन है वो किया जाता है तो तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिस तारीख को ये ऑफेंस हुआ डिफेमेशन वाला, उस तारीख से 6 महीने के अंदर रिटर्न कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन में पेश कर सकता है और फिर उस कंप्लेंट के आधार पर कॉग्निजेंस ले सकती है डायरेक्टली उस ऑफेंस का कोर्ट ऑफ सेशन। और जब 222 सबसेक्शन 2 में है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, जब सेक्शन 222 सबसेक्शन 2 में कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेती है ना, तो तब जो आगे प्रोसीजर फॉलो होता है वो बताया रखा है सेक्शन 260 ऑफ बीएनएसएस में, जो कि आज के वीडियो में हम नहीं करेंगे डिस्कस, क्योंकि हमने पहले वो ऑलरेडी सेक्शन 222 सबसेक्शन 2 के साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि उसमें क्या था। ओके, इससे ना आपको रिवाइज हो जाएगा। और एक और एक्सेप्शन पर आप गौर कर सकते हो। कौन से वाले एक्सेप्शन पर? जब आप पॉक्सो एक्ट पढ़ोगे ना, वहां पे आप पढ़ोगे सेक्शन 28 पॉक्सो एक्ट का, जो कि ये बताता है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसको स्पेशल कोर्ट के रूप में डेजिग्नेट किया जा सकता है। फिर सेक्शन 33 से आपको पता चलता है कि पॉक्सो एक्ट में जो ऑफेंसेस बता रखे हैं उनका स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेती है। ये नीला क्यों हो गया? एनीवेज पे ध्यान में दो। तो इस तरीके से क्या हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन स्पेशल कोर्ट बन रही है, देन वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले रही है पॉक्सो एक्ट वाले ऑफेंसेस का। तो ये कुछ एक्सेप्शन है इस जनरल रूल के जो भी मैंने आपको बताया। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब हम सेशन ट्रायल पर चलते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल की जो कहानी है वो शुरू होगी कैसे? वो शुरू होगी या तो सेक्शन 232 से या फिर 362 से। 232 से कैसे? देखो, सेक्शन 232 में ये कह रखा है ना कि चाहे केस इंस्टीट्यूट हुआ हो पुलिस रिपोर्ट पर या फिर किसी और तरीके से, अगर एक्यूज जब मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है या लाया जाता है तो उसको ये पता चलता है कि ये जो ऑफेंस है ना ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो तब वो जब कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस की तारीख से 90 दिन के अंदर क्या कर देना चाहिए। और ये जो 90 दिन का टाइम पीरियड है ना, आप देखोगे कि इसको ना 180 डेज तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है रीजंस रिकॉर्ड करके। तो 90 दिन या फिर अगर एक्सटेंड कराए तो 180 डेज के अंदर क्या करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष कि लो भैया तुम ट्राई करो, तुम्हारा मामला है, क्योंकि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो भैया तुम करो ट्राई। दूसरी चीज है सेक्शन 362। 362 में होता क्या है कि अगर इंक्वायरी या ट्रायल करते टाइम मजिस्ट्रेट को ये अपीयर होता है कि जो ये ऑफेंस का कर रहा है इंक्वायरी या ट्रायल, इसका तो ट्रायल करना चाहिए कोर्ट ऑफ सेशन को, तो तब जजमेंट साइन करने से पहले वो क्या कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन को मामला कमिट कर सकता है। ओके, तो चाहे सेक्शन 232 में या फिर चाहे सेक्शन 362 में कमिट होकर आया है जब कोर्ट ऑफ सेशन में मामला, तो अब सेशन ट्रायल चलेगा कैसे? तो सबसे पहले सेक्शन 248 बता रहा है कि सेशन ट्रायल में जो प्रोसिक्यूशन साइड है उसकी कमान संभालेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देन 249 में ये कह रहे हैं कि जब एक्यूज अपीयर होता है या फिर लाया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष, तब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो प्रोसिक्यूशन साइड को कंडक्ट कर रहा है, ये केस को ओपन करेगा ये बताते हुए कि क्या चार्जेस एक्यूज के अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं और एक्यूज के गिल्ट को प्रूव करने के लिए क्या क्या एविडेंसेस ये देना जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपको एक न्यू चीज ये देखने को मिलेगी कि सेक्शन 250 सबसेक्शन 1 में एक्यूज को एक एप्लीकेशन करने का राइट दिया है। क्या एप्लीकेशन करने का? कि एक्यूज एप्लीकेशन कर सकता है खुद को डिस्चार्ज करवाने की। कितने टाइम के अंदर एप्लीकेशन कर सकता है? सेक्शन 232 में जब उसका मैटर कमिट करा जाएगा ना कोर्ट ऑफ सेशन में, जिस तारीख को कमिट किया जाएगा उस तारीख से 60 दिन के अंदर कर सकता है एप्लीकेशन। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपने ये चीज ध्यान रखनी है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि अगर केस के रिकॉर्ड को कंसीडर करके और जो भी केस के रिकॉर्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स आए हैं जब कमिट करा गया था ना मैटर, तब जैसे कि आप पढ़ते हो सेक्शन 232 में क्या पढ़ते हो कि कोर्ट ऑफ सेशन को केस के रिकॉर्ड भेजेगा मजिस्ट्रेट जब मैटर कमिट कर रहा है कोर्ट ऑफ सेशन को, और जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस प्रोड्यूस किए गए थे, आर्टिकल्स वगैरह, वो सब भेजेगा। तो जो भी चीज़ें भेजी गई हैं उनको कंसीडर करके और एक्यूज के सबमिशंस को सुन के, प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो भी सबमिशंस दिए गए हैं उनको सुनने के बाद जज को अगर ये कंसीडर होता है क्या सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसीड करने के, तो तब रीजंस रिकॉर्ड करके एक्यूज को वो डिस्चार्ज कर देगा। तो अब डिस्चार्ज वाला जो प्रोविजन है वो चला गया है सेक्शन 250 सबसेक्शन 2 में।
वहीं अगर कोर्ट ऑफ सेशन के जो जज हैं, जज साहब, इनको लगता है क्या कि ग्राउंड है प्रिज्यूम करने के कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, तो तब सेक्शन 251 में ये चार्जेस फ्रेम करेंगे। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर ग्राउंड है प्रिज्यूम करने के कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, तो चार्ज फ्रेम किए जाएंगे 251 में। बट इस चीज के लिए दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या कि जो ऑफेंस कमिट किया है, प्रतीत हो रहा है, वो ऑफेंस अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्राइबल नहीं है, तब भी जज साहब क्या करेंगे, चार्ज फ्रेम करेंगे। बट खुद नहीं करेंगे ट्रायल के लिए केस को ये ट्रांसफर कर देंगे या तो सीजीएम के पास या फिर जेएम फर्स्ट क्लास के पास। फिर सीजीएम या जेएम फर्स्ट क्लास जिसके पास भी इन्होंने भेजा है, वो ऐसे उस ऑफेंस का ट्रायल कंडक्ट करेगा जैसे कि वारंट केस इंस्टीट्यूट होता है पुलिस रिपोर्ट पर, तब किया जाता है। तो यहां पर फिर लगेंगे कौन से प्रोविजन, सेक्शन 261 से लेकर 266 तक के जो दे रखे हैं ना, वो वाले प्रोविजंस। वहीं अगर जज ये पाता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्राइबल ऑफेंस है, तो तब जज जो चार्जेस यहां पर 251 में कर रहा है फ्रेम, कितने टाइम के अंदर करेगा, चार्जेस के संबंध में जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी उसकी तारीख से 60 दिन के अंदर करेगा फ्रेम चार्जेस। कैसे, राइटिंग में। और साथ ही एक और चीज करी जाएगी, क्या, जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो पढ़कर एक्सप्लेन किए जाएंगे एक्यूज को, आमने सामने ही, या फिर ये चीज ऑडियो वीडियो मीन्स के जरिए भी करी जा सकती है। और फिर उससे पूछा जाएगा कि भाई बता, गिल्टी प्ली करना चाह रहा है या फिर ट्रायल करवाना चाह रहा है। अगर वो अपना गिल्ट प्ली कर देता है, मान लेता है कि उसने जो चार्ज लगाए जा रहे हैं वो ऑफेंस किया है, तो तब जज ये चीज रिकॉर्ड करेगा। बट इसके आधार पर उसको कन्विक्ट करना है या नहीं करना है, इस चीज के संबंध में वो अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगा। अगर लग रहा है सही कन्विक्ट करना तो कन्विक्ट कर देगा, अगर नहीं लग रहा है सही कन्विक्ट करना तो नहीं करेगा। और ये चीज कहां करी जाएगी सेक्शन 252 ऑफ बीएनएसएस में। वहीं अगर एक्यूज गिल्टी प्ली नहीं करता है या फिर गिल्टी प्ली करने से सीधे सीधे मना कर देता है, या फिर यहां पर उसने गिल्टी प्ली तो किया बट जज साहब ने उसको कन्विक्ट नहीं किया तब, या फिर वो ट्रायल कंडक्ट करवाना चाहता है, तो इन सिचुएशंस में अब क्या होगा, सेक्शन 253 में पीडब्ल्यू के एग्जामिनेशन की डेट लगाई जाएगी। और अगर प्रोसिक्यूशन साइड रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें ये जो हमारे विटनेसेस वगैरह हैं इनको बुलवाना है और कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या कोई पर्टिकुलर चीज है वो हमने मंगवानी है कोर्ट में प्रोड्यूस करवाने के लिए, तो आप इसके लिए क्या करो, सम्मन वगैरह और जो भी मतलब प्रोसेस इशू करना सुटेबल है वो प्रोसेस आप इशू कर दो। तो तब अपॉन सच रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन कोर्ट प्रोसेस इशू कर सकता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 253। अब यहां पर सेक्शन 254 में प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लिए जाएंगे उस तारीख को, जो कि तारीख अभी पिछले सेक्शन में जज साहब ने लगाई थी। जो भी एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाते हैं बाय द प्रोसिक्यूशन उनको रिकॉर्ड करेगा, और जो विटनेस की टेस्टिमनी है वो अब ये ऑडियो वीडियो मीन्स के जरिए भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और पब्लिक सर्वेंट अगर कोई टेस्टिमनी दे रहा है तो वो भी ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 में जज साहब को ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि जज साहब क्या कर सकते हैं, किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर सकते हैं। और ये बेसिकली किया जाता है इसलिए ताकि जो अदर विटनेसेस है उन सबका एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक क्रॉस एग्जामिनेशन को ये पोस्टपोन कर सकते हैं। इसके अलावा जज साहब के पास ये भी डिस्क्रिप्शन है कि जिस विटनेस को ऑलरेडी क्रॉस एग्जामिन किया जा चुका है उसको फर्दर क्रॉस एग्जामिन करवाने के लिए दोबारा से बुला सकते हैं। अब सेक्शन 255 का रूल आता है जिसमें होता है एक्विटल। क्यों होता है एक्विटल? बिकॉज प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक्यूज के गिल्ट को स्टैब्लिश नहीं कर पाई, और यही क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का रूल है कि जब तक एक्यूज को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए तब तक एक्यूज को इनोसेंट ही माना जाता है। उसको नहीं बोलेंगे कि भैया तुम एविडेंसेस दो अपने अगेंस्ट, क्योंकि ये काम किसका है, प्रोसिक्यूशन साइड का है। जब प्रोसिक्यूशन साइड प्रूव कर देगी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, फिर जाएगा बर्डन एक्यूज के ऊपर कि वो प्रूव करे कि उसके अगेंस्ट परिस्थितियां क्यों नजर आ रही हैं। ओके, तो सेक्शन 255 ये कह रहा है कि प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस दिए और एक्यूज को इन्होंने एग्जामिन किया, बोथ साइड को इन्होंने सुना, फिर अगर ये जज साहब पाते हैं कि कोई एविडेंस ही नहीं है इस बारे में कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, तब जज साहब एक्यूज को एक्विट कर देंगे। ओके, सेक्शन 256 ये कह रहा है कि अगर एक्विट नहीं किया है
क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है ना उसने अपना केस एस्टेब्लिश कर दिया है, एक्यूज को गिल्टी प्रूफ कर दिया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो अब एक्यूज की बारी आएगी कि वो डिफेंस में एंटर हो। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि अब जो एक्यूज है उसको बोला जाएगा कि भैया अपनी डिफेंस पेश करो और जो भी आपके केस के सपोर्ट में आपके पास एविडेंसेस वगैरह हैं वो आप लेकर आओ। अगर एक्यूज कोई रिटर्न स्टेटमेंट देता है, लिखित बयान देता है, तो जज साहब उसको रिकॉर्ड में लगा लेंगे। ओके, और वो केस के रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा। फिर कह रहे हैं कि अगर एक्यूज जज साहब से रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरा फला फला विटनेस है, इसको सम्मन भेजना है, या ये फला फला जो एविडेंसेस वगैरह हैं ये यहाँ पर हैं और यहाँ से मुझे मंगवाने हैं, तो इसके लिए आप सम्मन वगैरह प्रोसेस वगैरह इशू करवा दो, तो इस रिक्वेस्ट के आधार पर जज क्या करेगा, प्रोसेस इशू करवा देगा। लेकिन अगर जज ये पाता है कि ये तो भैया इसने फिक्सेशन करने के लिए, डिले करने के लिए या जस्टिस को डिफीट करने के लिए किया है ऐसा रिक्वेस्ट, तो तब मना कर देगा। अब सेक्शन 257 क्या कह रहा है, जब डिफेंस साइड के जो विटनेस हैं इनको एग्जामिन कर लिया जाता है तो तब बोथ साइड क्या करेंगी, अपने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट पेश करेंगी और जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो क्या करेगी, पूरे केस को समराइज करेगी। ठीक है, फिर डिफेंस साइड को, यहां पर आप लिख लेना एक्यूज या फिर उसका जो एडवोकेट है वो, इनको राइट होगा रिप्लाई करने का। और अगर ये क्या करते हैं, कोई पॉइंट ऑफ लॉ रेज करते हैं इन दियर रिप्लाई, तो प्रोसिक्यूशन जज की परमिशन से उसको रिस्पॉन्ड कर सकती है। अब यहां पर सेक्शन 258 में आएगा जजमेंट, एक्विटल का या फिर कन्विक्शन का। और इसी चीज के लिए सबसे पहली चीज जो है, जो आपने अब ध्यान रखनी है अच्छे से, क्योंकि ये न्यू चीज यहां पर इन्होंने ऐड करी है, क्या कि जब आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे उसके बाद 30 दिन के अंदर जजमेंट डिलीवर करना होगा जज साहब को। और ये 30 दिन का टाइम ज्यादा से ज्यादा 45 दिन तक राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करके ये एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये न्यू चीज है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जजमेंट अगर ये दे रहे हैं एक्यूज को कन्विक्ट करने का, तो अगर ये सेक्शन 401 में जो प्रोबेशन वाला सेक्शन है वहां पे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, तो तब जज साहब क्या करेंगे, इनको क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनेंगे बिफोर पासिंग लॉफुल सेंटेंस, की क्या सेंटेंस देनी चाहिए कि उसको, इस पर सुनवाई होगी। फिर सेक्शन 259 ये कह रहा है कि अगर आप देखो सेक्शन 234 में जो कंटेंट ऑफ चार्जेस दे रखे हैं उसमें जो 7वां पॉइंट है, मतलब लास्ट वाला पॉइंट है, वो ये है कि प्रीवियस कन्विक्शन भी मेंशन करी जा सकती है चार्ज में। ओके, लेकिन भले ही वो चार्ज में मेंशन है, उसको अभी तक हमने जितनी भी स्टेजेस देखी वहां पर देखा ही नहीं जाएगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सिर्फ तभी ध्यान दिया जाएगा जब एक्यूज को या तो सेक्शन 258 सबसेक्शन 2 में कन्विक्ट किया जा रहा है या फिर कन्विक्ट किया जा रहा है सेक्शन 252 में। जब कन्विक्ट करें ना, तभी हम इस चीज को ध्यान देंगे कि इसको तो प्रीवियसली भी कन्विक्ट किया जा चुका है। और फिर एक्यूज से पूछेंगे कि भाई ये जो चार्ज आपके ऊपर लगा रखा है कि आपको प्रीवियसली कन्विक्ट भी किया गया था, चार्ज में ये चीज आपके अगेंस्ट मेंशन है, आप बताओ कि क्या सच में ऐसा था। तो वो अगर मना करता है तो तब इस बारे में एविडेंसेस ले सकती है कोर्ट। तो यहां पे आपका सेशन ट्रायल होता है कंप्लीट। यहाँ पे जो आगे ट्रायल्स हम पढ़ेंगे उनको पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है, जितने भी ट्रायल आज की वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगी सारे एक साथ मत पढ़ना अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रायल कवर कर रहे हैं। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए पहले क्या करना, सेशन ट्रायल को अच्छे से समझ लेना, फिर वारंट ट्रायल पढ़ना। वारंट ट्रायल जब अच्छे से समझ में आ जाए फिर समन ट्रायल, देन समन ट्रायल के बाद आराम से समरी ट्रायल कर लेना, धीरे धीरे करके करना, वरना बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब जो वारंट ट्रायल दे रखा है चैप्टर नंबर 20 में, इसको अपन लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो कि पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हो रहा है, जिसके लिए सेक्शन 261 से लेकर 266 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। दूसरा अपन लोग देखते हैं कंप्लेंट पर जो इंस्टीट्यूट हो रहा है, उसके लिए सेक्शन 267 से लेकर 270 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। तो सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट पर जो इंस्टीट्यूट हो रहा है उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट मिलती है अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस, तो तब उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो बताया गया था डब्ल्यू कुजूर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2024 के केस में कि एक तो ये ऑप्शन होता है कि वो रिपोर्ट को डिसएग्री कर दे और एक्यूज को डिस्चार्ज कर दे या फिर प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दे। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है ये कि वो अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की पावर है ना, उसको एक्सरसाइज करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस वालों को ऑर्डर कर सकता है। और जब वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर उसका जो एडिशनल रिपोर्ट बनाकर लाएंगे वो फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 9 ऑफ बीएनएसएस। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो मेन आपका सेक्शन अपन लोग कहते हैं वो है सेक्शन 193 सबसेक्शन 9। ओके, हालांकि सेक्शन 193
सबसेक्शन 4 में भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा रहा है। कौन दे रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा जैसे कि आपको पता ही है, सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में ये चीज लिखी हुई है कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले सकता है। तो तीसरा ऑप्शन मजिस्ट्रेट के पास यही है कि वो जो पुलिस रिपोर्ट मिली है उस पर कॉग्निजेंस ले ले। अब जब कॉग्निजेंस लेगा तो सेक्शन 227 में प्रोसीड करेगा। अगर समन केस है तो समन इशू करेगा, जब तक कि मामला सेक्शन 90 में फॉल ना हो रहा हो। वारंट केस है तो तब समन या वारंट जो भी सुटेबल है उसके जरिए एक्यूज को बुलाएगा अपने समक्ष, या फिर जिस भी मजिस्ट्रेट को उस एक्यूज का केस डील करने का जुरिस्डिक्शन है उसके समक्ष। फिर आगे कह रहे हैं सेक्शन 230 का कंप्लायंस होगा, देन वारंट ट्रायल शुरू हो जाएगा और फिर 271 में आएगा जजमेंट। इसीलिए सबसे पहले सेक्शन 261 में ये कह रहे हैं कि जब पुलिस रिपोर्ट पर वारंट केस इंस्टीट्यूट होता है और उसका ट्रायल कंडक्ट करने जा रहा होता है मजिस्ट्रेट, तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रायल जब मजिस्ट्रेट के समक्ष एक्यूज आया है या उसको लाया गया है, तब मजिस्ट्रेट की पहली ड्यूटी बनती है कि वो सेक्शन 230 में जो डॉक्यूमेंट उसको बोला है कि वो एक्यूज को, विक्टिम को दे, वो उसका कंप्लायंस करे। फिर जब वो ये चीज कर देता है तो जिस तारीख को डॉक्यूमेंट की कॉपी एक्यूज को दी गई, उस तारीख से अंडर सेक्शन 262 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएसएस एक्यूज को राइट है एप्लीकेशन फाइल करने का, किस चीज की, अपने आप को डिस्चार्ज करवाने की। एंड ये चीज लगभग आपको सिमिलर लग रही है किसके जैसी, जो अपन लोग पढ़कर आए हैं सेक्शन 250 सबसेक्शन 1 में। दोनों में अंतर क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब आगे ये कह रहे हैं कि जो पुलिस रिपोर्ट आई है उसको कंसीडर करने के बाद, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आए हैं उनको भी कंसीडर करने के बाद, अगर कोई एग्जामिनेशन वगैरह आमने सामने या फिर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के जरिए एक्यूज का किया है उसको कंसीडर करने के बाद, और प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देने के बाद, इन सब चीजों को कंसीडर करके अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज के अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए गए हैं वो ग्राउंडलेस हैं, तो तब वो एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा, रीजंस रिकॉर्ड करके कि क्यों करा डिस्चार्ज। ओके, और डिस्चार्ज किया जा रहा है सेक्शन 262 सबसेक्शन 2 में। वहीं अगर ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई इनको कंसीडर करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि ग्राउंड है प्रिज्यूम करने के कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है ऐसा, जिसको ट्राई करने के लिए और जिसके लिए एडिक्वेट पनिशमेंट देने के लिए जो वो मजिस्ट्रेट है वो कॉम्पिटेंट है, फिर सेक्शन 263 में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि वो चार्जेस फ्रेम करे अगेंस्ट द एक्यूज फर्स्ट हियरिंग की तारीख से 60 दिन के अंदर। ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो चार्जेस फ्रेम करेगा ये राइटिंग में फ्रेम करेगा, और इन चार्जेस को फ्रेम करने के बाद अगली ड्यूटी बनती है मजिस्ट्रेट की कि वो पढ़कर एक्सप्लेन करेगा एक्यूज को और एक्यूज से पूछेगा कि गिल्टी प्ली करता है या फिर ट्रायल करवाना चाहता है। सेक्शन 264 ये कहता है कि अगर एक्यूज गिल्टी प्ली कर ले, अपना गुनाह मान ले, तो तब इस चीज को मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा और अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एक्यूज के इस प्ली के आधार पे उसको कन्विक्ट कर सकता है। ओके, वहीं अगर यहां पर कन्विक्ट नहीं करता है या फिर जो एक्यूज है वो गिल्टी प्ली नहीं करता है या गिल्टी प्ली करने से रिफ्यूज कर देता है या फिर कहता है कि मुझे ट्रायल करवाना है, तो तब सेक्शन 265 में एविडेंस प्रोसिक्यूशन के लेने के लिए डेट फिक्स करी जाती है, फिर एविडेंसेस वगैरह लिए जाते हैं, क्या क्या होता है वो हम सेक्शन 265 में देखेंगे। फिर इसके बाद एक्यूज का अंडर सेक्शन 351 एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि वहां पर लिखा है ना कि PW के बाद DW से पहले सेक्शन 351 में होगा एग्जामिनेशन, तो ये अब होगा। फिर डिफेंस के एविडेंस सेक्शन 266 में लिए जाएंगे, देन आर्ग्यूमेंट होंगे सेक्शन 352 में, देन जजमेंट आएगा सेक्शन 271 में। तो अब ये जो प्रोविजंस है इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 265 क्या कह रहा है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बारे में, ये ध्यान रखना, इसकी हेडिंग पूछ लेते हैं, इसकी हेडिंग। तो ये कह रहा है कि अगर एक्यूज ने गिल्टी प्ली करने से मना कर दिया है या नहीं किया है, या फिर वो कह रहा है कि वो ट्रायल करवाना चाह रहा है, या फिर 264 में उसको कन्विक्ट नहीं किया गया, तो तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तारीख लगाएगा प्रोसिक्यूशन के विटनेस को एग्जामिन करने की। और मीनवाइल यहां पर क्या कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट सप्लाई करेगा एडवांस में एक्यूज को विटनेसेस के जो बयान रिकॉर्ड किए गए थे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। वैसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विटनेसेस के जो बयान है कौन कौन से सेक्शन में रिकॉर्ड किए जाते हैं ये आपने मुझे बताना है। अरे आप क्या बताओगे, मैं ही बता देती हूँ। देखो, एक तो हो गया आपका
सेक्शन 180 जिसमें पुलिस रिकॉर्ड कर रही है, और एक हो गया आपका सेक्शन 183 जिसमें मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है। तो जो भी विटनेसेस के बयान रिकॉर्ड किए गए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो इन एडवांस उनकी कॉपी वगैरह जो है एक्यूज को मजिस्ट्रेट सप्लाई करेगा। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि अगर प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन लगाती है कि ये फला फला हमारे विटनेसेस हैं, इनको हमें बुलवाना है कोर्ट में, या फिर ये फला फला डॉक्यूमेंट और कोई पर्टिकुलर चीज है ये हमें कोर्ट में मंगवानी है, तो आप इसके लिए सम्मन वगैरह इशू कर दो। तो तब अपॉन दैट रिक्वेस्ट मजिस्ट्रेट सम्मन इशू करेगा। फिर जो यहां पर तारीख लगाई गई थी ना, इस तारीख को प्रोसिक्यूशन ने जो भी अपने सपोर्ट में एविडेंसेस लाए हैं वो मजिस्ट्रेट लेगा। और इसके अलावा मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि जब तक जो अदर विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, तब तक के लिए किसी भी पर्टिकुलर विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन को डेफर कर देगा। इसके अलावा एक और ये डिस्क्रिप्शन है मजिस्ट्रेट के पास कि अगर किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है तो वो उसको भी दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला सकता है। सेकेंड प्रोवाइजर ये कह रहा है कि विटनेस का जो एग्जामिनेशन है यहाँ पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से उस जगह पर, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, कंडक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 266 में डिफेंस के एविडेंसेस पेश किए जाएंगे, और इससे पहले आपको मैंने बताया ही हुआ है कि बीच में हो चुका होगा क्या, 351 में एक्यूज का एग्जामिनेशन। 351 अच्छे से देख के आओ, उसमें क्या दे रखा है, फिर आप ये पढ़ना आगे। 2 मिनट लगेंगे, चाहे वीडियो पॉज करके चले जाओ, बट एक बार जरूर देख लो कि इस सेक्शन में आखिर है क्या। अब यहाँ पे अगर देख लिया है तो आगे देखो सेक्शन 266 क्या कह रहा है कि जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस वगैरह हो गए हैं एंड फिर यहाँ पे एक्यूज का अगर एग्जामिनेशन किया गया है, तो ये अगर हो गया है तब एक्यूज को बोला जाएगा कि भैया अपनी डिफेंस में एंटर हो जाओ, अपनी डिफेंस पेश करो, जो भी आपके डिफेंस में आपके केस के सपोर्ट में जो भी आपके पास एविडेंसेस वगैरह हैं वो आप पेश करो। फिर वो ये करेगा। फिर अगर ये कोई लिखत में बयान देता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड में फाइल कर लेगा। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर एक्यूज एप्लीकेशन लगाता है कि ये फला फला विटनेस है, इसको एग्जामिन करने के लिए बुलवाना चाहता हूँ, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए बुलवाना चाहता हूँ, या ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या कोई अदर चीज़ है इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, आप इसलिए प्लीज़ एक काम करें ना, क्या करें, प्रोसेस इशू कर देना। तो तब मजिस्ट्रेट इस एप्लीकेशन के आधार पर प्रोसेस इशू करेगा। लेकिन अगर जो एप्लीकेशन की गई है फिक्सेशन के लिए, डिले कराने के लिए है, या फिर एंड्स ऑफ जस्टिस को डिफीट करने के लिए है, तो तब रिफ्यूज कर देगा। क्यों रिफ्यूज करा, ये रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा। फर्स्ट प्रोवाइजर कह रहा है कि अगर एक्यूज ने ऑलरेडी किसी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर लिया हुआ है, या फिर अपॉर्चुनिटी दी गई थी डिफेंस में एंटर होने से पहले कि ये भैया ये जो विटनेस है इसको आप कर लो क्रॉस एग्जामिन, लेकिन उसने नहीं करा था, अपॉर्चुनिटी दे दी थी भैया, तो तब जो विटनेस ऑलरेडी क्रॉस एग्जामिन किया जा चुका है बाय द एक्यूज, या फिर जिसको क्रॉस एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी बिफोर एंटरिंग डिफेंस उसको दे दी गई थी, तो तब कह रहे हैं उस विटनेस को दोबारा से कोर्ट में नहीं बुलवाया जाएगा जब तक कि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई ना हो कि ऐसा करना नेसेसरी है फॉर द जस्टिस। सेकंड प्रोवाइजर कह रहा है कि विटनेस का जो एग्जामिनेशन है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए उस जगह पर, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि मजिस्ट्रेट रिक्वायर कर सकता है विटनेस के अटेंड होने में जो भी मतलब उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस लगेंगे, बिफोर समनिंग दैम क्या किया जाए, कोर्ट में डिपॉजिट कर दिए जाए, तभी अपन लोग उसको सम्मन भेज के बुलवाएंगे, उसका खर्चा पानी रखवा दो कोर्ट में पहले, तो ये भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 266। अब ये डिफेंस के एविडेंसेस होने के बाद 352 में आर्ग्यूमेंट होंगे, देन जजमेंट आएगा सेक्शन 271 में। और ये जो जजमेंट वाला सेक्शन है सेक्शन 271, ये वॉरेंट ट्रायल जो कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट होता है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए अपन लोग इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम सीधा चलते हैं वॉरेंट ट्रायल पर जो कि इंस्टीट्यूट होता है कंप्लेंट पर। और वैसे मैंने आपको ये चीज कई बार बताई हुई है कि जब कंप्लेंट मिलती है ना मजिस्ट्रेट को, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, वो क्या क्या स्टेप ले सकता है। तो आप इस चीज का ना एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया, मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ, ऐसा लग रहा है कि पूरी जिंदगी मैंने यही पढ़ाया है। जब कंप्लेंट आती है तब मजिस्ट्रेट क्या करता है, तो एक बार आप खुद इस पर मेहनत करो। तो वॉरेंट ट्रायल जो कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट होता है उसमें सबसे पहले सेक्शन 267 में सीधे होते हैं प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, यानी कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष एक्यूज अपीयर होता है या लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट सीधे प्रोसीड करता है प्रोसिक्यूशन की सुनवाई करने के लिए, और प्रोसिक्यूशन ने अपने सपोर्ट में जो भी एविडेंसेस लाए हुए हैं उन सभी को वो रिसीव करता है। और अगर प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमें ये फला फला फिटनेस को बुलाना है कोर्ट में, या ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और चीज वगैरह जो है ये कोर्ट में प्रोड्यूस करवानी है, इसके लिए सम्मन वगैरह इशू कर दो, तो तब उनकी एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट सम्मन वगैरह इशू कर सकता है। उसके बाद अगर प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो तब अंडर सेक्शन 268
मजिस्ट्रेट एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा और ये क्यों किया इसका रीजन रिकॉर्ड करेगा। और इसके अलावा ना ये चीज किसी अर्लियर स्टेज पर भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, अगर उसको कंसीडर होता है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं वो ग्राउंडलेस हैं। और जब अर्लियर स्टेज पर डिस्चार्ज करेगा ना, तब भी क्यों किया है राइटिंग में इस चीज के वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा। वहीं अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है तो तब मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 269 प्रोसीड करता है चार्जेस फ्रेम करने के लिए। ध्यान रखना, सेक्शन 269 में दे रखा है कि जब एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तो तब आगे क्या होता है, तो फ्रेम होते हैं चार्जेस। कह रहे हैं आफ्टर टेकिंग एविडेंस और एट एनी प्रायर स्टेज, अगर मजिस्ट्रेट ये बिलीव करता है कि जो एक्यूज है उसके अगेंस्ट ये प्रिज्यूम करने के रीजन है कि उसने ऐसा ऑफेंस किया है जो कि इस चैप्टर के तहत ट्राई किया जा सकता है, जिसके लिए ट्रायल चलाने के लिए और एडिक्वेट पनिशमेंट पास करने के लिए वो पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है, तो तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक्यूज के अगेंस्ट राइटिंग में चार्जेस फ्रेम करेगा और वो चार्जेस पढ़कर एक्सप्लेन करेगा एक्यूज को। फिर उससे पूछेगा कि भाई बता कि तू गिल्टी प्ली करता है या फिर अपनी डिफेंस पेश करना चाहता है, आगे ट्रायल को क्लेम करना चाहता है। तो अगर वो गिल्टी प्ली करता है तो तब मजिस्ट्रेट इस चीज को रिकॉर्ड करेगा और अपनी डिस्क्रिप्शन के अनुसार उसको कन्विक्ट कर सकता है। वहीं अगर यहां पर उसको कन्विक्ट नहीं करा इसने, या फिर एक्यूज ने गिल्टी प्ली नहीं किया, गिल्टी प्ली करने से रिफ्यूज कर दिया, या फिर वो क्लेम कर रहा है कि उसको ट्रायल करवाना है, तो इन दैट सिचुएशन उससे ये रिक्वायर किया जाएगा कि नेक्स्ट हियरिंग पे या फिर अगर मजिस्ट्रेट को किन्हीं रीजंस की वजह से जिनको वो रिकॉर्ड करेगा लग रहा है कि तुरंत करवाना चाहिए, तो तुरंत क्या करेगा, उससे पूछेगा क्या प्रोसिक्यूशन के किसी विटनेस को आप क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हो जिसके एविडेंस ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। तो अगर वो कहता है कि हाँ, तो उससे पूछेंगे कि किसको करना चाहते हो क्रॉस एग्जामिन। तो फिर अगर वो बताता है कि हाँ मैं इस फला फला विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूँ, तो तब उस विटनेस को दोबारा से बुलाया जाएगा, फिर वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा। और अगर री एग्जामिनेशन आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी मतलब तथ्य है उनको एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी है, तो तब वो भी करवाया जाएगा। देन उस पर्टिकुलर विटनेस को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग प्रोसिक्यूशन के विटनेस है फिर उनको एग्जामिन किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, एंड अगर जरूरी है तो री एग्जामिन किया जाएगा, देन उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर प्रोसिक्यूशन को अपॉर्चुनिटी देने के बाद और रीजनेबल मेजर लेने के बाद प्रोसिक्यूशन के किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन के पर्पज से सबसेक्शन 5 में या सबसेक्शन 6 में अटेंडेंस सिक्योर नहीं किया जा सकता है, तो तब उस विटनेस को डीम कर लिया जाएगा अनएग्जामिन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, कि मतलब वो अनअवेलेबल था इसलिए उसको एग्जामिन नहीं किया गया है। बाकी कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, फिर प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंस है उनको क्लोज कर सकता है। ऐसा क्यों किया, राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करके, देन आगे फिर वो जो भी मतलब मटेरियल अवेलेबल है ऑन द रिकॉर्ड उनके आधार पर प्रोसीड कर सकता है। फिर आगे बारी आएगी सेक्शन 270 में डिफेंस के एविडेंस की। और डिफेंस के जब एविडेंस लिए जाएंगे, जब एक्यूज अपनी डिफेंस में एंटर होगा, जो भी मतलब उसके केस के सपोर्ट में उसके पास एविडेंसेस वगैरह है वो प्रोड्यूस करेगा, तो तब सेक्शन 266 में, जैसे कि जब अपन लोग पढ़े थे ना पुलिस रिपोर्ट पर वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूट होता है, तो तब जब डिफेंस के एविडेंस लिए जाते हैं तो तब क्या प्रोसीजर होता है, तो वही प्रोसीजर अपन लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। अब बारी आती है जजमेंट वाले सेक्शन की, यानी सेक्शन 271 की। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जितने भी सबूत वबूत पेश किए गए उन सभी को मद्देनजर रखते हुए आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अगर ये पाया जाता है कि एक्यूज पर्सन तो गिल्टी ही नहीं है तो उसको बाइज्जत बरी करा जाएगा। और अगर पाया जाता है कि एक्यूज पर्सन गिल्टी है और सेक्शन 364 या 401 में प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, तो तब क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनवाई होगी और अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी सुटेबल ऑफेंस के लिए पनिशमेंट पास की जा सकती है, सेंटेंस लगाई जा सकती है, वो लगाई जाएगी। सेक्शन 364 या 401 आखिर है किस बारे में, आप बेरेट के पन्ने पलट कर देखो। जब मैं इन सेक्शंस में पहुंचूंगी तभी मैं आपको ये समझाऊंगी। अब जो आपका सबसेक्शन 3 है वो वही बात कह रहा है कि प्रीवियस कन्विक्शन का अगर सेक्शन 234 सबसेक्शन 7 में चार्ज लगाया गया था, तो तब एक्यूज को जब कन्विक्ट करते हैं तब उससे पूछा जाता है कि जो चार्ज लगा है आपके अगेंस्ट क्या ये सच है, मतलब आपको प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया था या नहीं। तो अगर वो मना करता है कि नहीं मुझे तो नहीं किया गया था कन्विक्ट प्रीवियसली, तो तब इस बारे में एविडेंसेस लिए जाएंगे कि कन्विक्ट किया गया था या नहीं किया गया था, और फिर उस अकॉर्डिंग जो भी फाइंडिंग है वो रिकॉर्ड करी जाएगी। बाकी वही चीज है जो मैंने आपको पहले बताई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 259, क्या बताया था कि जो ये प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज है इसके ऊपर तभी गौर किया जाता है जब एक्यूज को कन्विक्ट कर रहे होते हैं, उससे पहले इसको देखा ही नहीं जाता, इसके बारे में बात ही नहीं की जाती है। ओके, यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है।
बाकी आपने बीएसए में तो पढ़ाई है प्रीवियस कन्विक्शन कब रेलेवेंट होती है, इसके रिगार्डिंग आपको मिलेगा बीएसए में सेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन नंबर सेकेंड, सेक्शन 47 का एक्सप्लेनेशन नंबर सेकेंड, सेक्शन 157 में एक जो लास्ट वाला प्रोवाइजो दिया है, आई थिंक सेकंड प्रोवाइजो है, हाँ वो वाला प्रोवाइजो। सेक्शन 272 बीएनएसएस का ये बताता है कि अगर कंप्लेनेंट उस तारीख को ना आए जो कि सुनवाई के लिए फिक्स करी गई थी, तब क्या होगा। जैसे कि यहां पे लिखा है ना एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, इसका मतलब क्या है कि ये सेक्शन उन प्रोसीडिंग्स के लिए है जो कि इंस्टीट्यूट हुई हैं कंप्लेंट पर, और कहता है ये कि अगर नहीं आता है कंप्लेनेंट जो तारीख फिक्स है सुनवाई की उस तारीख को, और जो ऑफेंस है वो सेक्शन 359 ऑफ बीएनएसएस में जो लिस्ट दे रखी है ऑफेंसेस की, उनमें से कोई ऑफेंस है, यानी कि वो कंपाउंडेबल नेचर का ऑफेंस है या फिर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां पर डिफाइन है ये आपने मुझे बताना है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है ये आपने मुझे बताना है। तो इन दैट सिचुएशन मजिस्ट्रेट पहला स्टेप क्या लेगा, कंप्लेनेंट को 30 दिन का टाइम देगा अपीयरेंस के लिए। ये चीज न्यूली ऐड हुई है इसलिए आपने ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किसी भी टाइम एक्यूज को वो डिस्चार्ज कर सकता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 272। सेक्शन 273 बता रहा है कि अगर बिना रीजनेबल कॉज के एक्यूजेशन लगाया गया था तो तब क्या कंपनसेशन दिलवाया जाएगा। तो ये कहता है कि अगर केस इंस्टीट्यूट हुआ था कंप्लेंट पर, या फिर पुलिस और मजिस्ट्रेट इन दोनों में से किसी को भी इंफॉर्मेशन दी गई थी फिर इंस्टीट्यूट हुआ था केस, तो मजिस्ट्रेट ने ऑफेंस को ट्राई किया और चार्जेस फ्रेम करने से पहले या तो एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया या फिर चार्जेस फ्रेम करने के बाद एक्विट कर दिया, इन दोनों में से जो भी किया है। क्यों किया है, क्योंकि मतलब कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं था एक्यूजेशन का। तो तब अगर मजिस्ट्रेट ये पाता है कि इसको बेचारे को बेफालतू में परेशान किया गया, कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं था एक्यूजेशन का, तो तब अगर कंप्लेंट पर केस इंस्टीट्यूट हुआ था तो तब कंप्लेंट को, अगर इंफॉर्मेशन जो कि पुलिस को या मजिस्ट्रेट को मिली थी उसकी वजह से इंस्टीट्यूट हुआ था केस तो तब इन्फॉर्मेंट को। इनको अपन लोग शॉर्ट में सीआई कहेंगे। तो इन दोनों में से जो भी हैं अगर ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रेजेंट हैं तो तब इनको मजिस्ट्रेट बोलेगा कि इधर आओ और कारण बताओ कि आपसे एक्यूज को कंपनसेशन क्यों ना दिलवाया जाए। वहीं अगर ये कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो तब मजिस्ट्रेट इनके लिए सम्मन इशू कर सकता है जिसमें इनसे ये रिक्वायर करेगा कि ये कोर्ट में आए मजिस्ट्रेट की और कारण बताए कि इनसे एक्यूज को कंपनसेशन क्यों ना दिलवाया जाए। अब अगर ये आते हैं और कारण बताते हैं तो मजिस्ट्रेट उस चीज को रिकॉर्ड करेगा, और वो कारण अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब लग ही नहीं रहा है रीजनेबल कॉज फॉर एक्यूजेशन, तो इन दैट सिचुएशन मजिस्ट्रेट उतना कंपनसेशन इनसे एक्यूज को दिलवा सकता है जितना कि उसकी पावर है टू इन्फ्लिक्ट फाइन, जितना अमाउंट ऑफ फाइन वो इन्फ्लिक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, और कंपनसेशन का ऑर्डर क्यों दे रहा है इसका रीजन भी रिकॉर्ड करेगा मजिस्ट्रेट। फिर अगर ये जो अमाउंट इनको देना है कंपनसेशन का ये पे नहीं करते हैं तो तब मजिस्ट्रेट इनको 30 दिन तक का सिंपल इम्प्रिजमेंट अवॉर्ड कर सकता है। और जैसा कि कंपनसेशन अमाउंट को देने में फेलियर हुआ, वो नहीं दिया गया, तो तब 30 दिन तक का सिंपल इम्प्रिजमेंट अगर ऑर्डर किया गया है तो उसके ऊपर जहां तक लग रहे हैं वहां तक लगेंगे सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 ऑफ बीएनएस के प्रोविजन। जल्दी से जाके देखो बीएनएस में ये प्रोविजन मैंने पढ़ाए हुए हैं। सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि सीआई से जो कंपनसेशन एक्यूज को यहां पर दिलवाया जा रहा है वो किसी भी तरीके से सीआई की जो कोई भी अदर सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी उससे इनको एग्जाम्प्ट नहीं करेगा, वो इनकी बनेगी ही बनेगी। बट एक चीज है कि कल के दिन अगर इनके ऊपर कोई सिविल सूट इंस्टीट्यूट करा जाता है डैमेजेस वगैरह के लिए, तो वहां पर सिविल कोर्ट अगर कोई अमाउंट ऑफ डैमेजेस इनसे एक्यूज को दिलवाती है तो तब ऑलरेडी जो यहां पर दिलवाई जा चुकी है सेक्शन 272 में उस अमाउंट को वहां पर कंसीडर किया जाएगा बिफोर अवॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन द सिविल सूट। ओके, सबसेक्शन 6 ये कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का जो है उसने इस सेक्शन के तहत कंपनसेशन जो सीआई को बोला है एक्यूज को देने के लिए वो 2000 रुपए से ज्यादा का है, तो तब उसके अगेंस्ट सीआई क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जब कन्विक्शन के अगेंस्ट फाइल करी जाती है ना, जब मजिस्ट्रेट ने कोई ट्रायल करा फिर कन्विक्ट करा फिर उसके अगेंस्ट जो अपील फाइल करी जाती है, बिल्कुल वैसी अपील यहाँ पे फाइल ही कर सकता है। सबसेक्शन 7 बस इतनी सी बात कह रहा है कि जो कंपनसेशन यहाँ पर ऑर्डर किया गया है एक्यूज को देने के लिए, ये तब तक एक्यूज को नहीं पे करेंगे जब तक कि जो अपील करने का टाइम पीरियड है वो एक्सपायर नहीं हो जाता है। अगर अपील कर दी जाती है तो जब तक कि अपील डिसाइड नहीं हो जाती है, और अगर नॉन अपीलेबल केसेस हैं
जैसे कि अगर आप इसका एग्जाम्पल लेके चलो, अगर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ने 2,000 रुपए से कम का कंपनसेशन ऑर्डर किया है तो तब वो अपीलिएबल नहीं होगा। तो इस तरह के जो नॉन अपीलिएबल केसेस होंगे ना, वहां पे ऑर्डर जो दिया गया है कंपनसेशन का, उसकी तारीख से 1 महीने तक ये कंपनसेशन अमाउंट सीआई एक्यूज को पे नहीं करेंगे। ओके, इतना इनको टाइम मिलेगा। एंड सबसेक्शन 8 बस इतनी सी बात कह रहा है कि ये जो हमने प्रोविजन पढ़ा, ये समन केस के ऊपर भी अप्लाई होता है और वारंट केस के ऊपर भी अप्लाई होता है। 21 में दे रखा है समन ट्रायल, और इसके लिए सेक्शन 274 से लेकर 282 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि समन केस का मतलब क्या होता है। समन केस का मतलब होता है वही जो कि वारंट केस नहीं है, और ये कहता है कौन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एक्स ऑफ बीएनएसएस। तो अब समन केस को समझने के लिए आपको वारंट केस क्या होता है ये पता होना चाहिए। वारंट केस बता रखा है कहाँ पे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज जेड में। कह रहे हैं कि वारंट केस ऐसे ऑफेंसेस वाला मामला होता है जो ऑफेंस पनिशेबल होते हैं बेसिकली डेथ सेंटेंस से, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से, या फिर 2 साल से ज्यादा के इम्प्रिजमेंट से। तो कहने का मतलब क्या है, समन केस होता है क्या, 2 साल से कम के लिए जो इम्प्रिजमेंट वाला ऑफेंस होता है, जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम की होती है, वो होता है समन केस। तो जो समन केस होता है ना, अभी तक अपन लोग जैसे कि सेशन ट्रायल पढ़कर आए हैं, वारंट ट्रायल पढ़कर आए हैं, वो खतरनाक थे एकदम। उससे सिंपलर, उससे स्पीडिली, उससे लेस फॉर्मल होता है समन केस का प्रोसीजर, समन ट्रायल का प्रोसीजर। और जितने भी ट्रायल अभी तक हमने पढ़े और जो अब हम पढ़ेंगे, उसमें स्टार्टिंग अपन लोग ऐसे ही देखते हैं ना कि जो एक्यूज है वो कोर्ट में आता है या फिर लाया जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सेक्शन 274 कह रहा है ये कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है ये कि जब एक्यूज आया है या लाया गया है मजिस्ट्रेट के समक्ष समन केस में, तो जो भी ऑफेंसेस के पर्टिकुलर्स हैं जिसका इल्जाम उसके ऊपर लगाया जा रहा है, वो उसको बता दिए जाते हैं कि भाई बात है ऐसी ऐसी कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे ऑफेंसेस का एक्यूजेशन लगाया जा रहा है। यहाँ पर उसके अगेंस्ट फॉर्मल चार्जेस फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, और फिर उससे ना पूछा जाता है कि भाई आप गिल्टी प्ली करते हो या फिर आप अपनी डिफेंस में पेश होना चाहते हो। वहीं अगर मजिस्ट्रेट को ये कंसिडर होता है कि जो एक्यूजेशन लगाए गए हैं वो ग्राउंडलेस हैं, तो तब वो राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करके एक्यूज को रिलीज भी कर सकता है। और ये जो रिलीज किया जाएगा ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि डिस्चार्ज होता है। अब आप मुझे बताना डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्यूज से पूछा जाएगा कि आप गिल्टी प्ली करते हो या फिर डिफेंस क्लेम करते हो। तो अगर एक्यूज गिल्टी प्ली करता है तो तब सेक्शन 275 का रूल आता है। इसमें ये कह रहे हैं कि जिन वर्ड्स में उसने गिल्टी प्ली किया है, जहां तक पॉसिबल हो सकता है उन वर्ड्स में ही मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा और अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार उसके आधार पे उसको कन्विक्ट कर सकता है कि उसको ओके। फिर सेक्शन 276 कह रहा है कि सेक्शन 229 में अपन लोग पढ़े थे ना कि ये जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं जिनके लिए पनिशमेंट ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक के फाइन की होती है, और जिनमें जो फाइन लगाया जा सकता है वो भी ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक का ही हो सकता है। तो उनमें क्या होता है, स्पेशल समन भेजता है 229 में मजिस्ट्रेट। तो उसी चीज के रिगार्डिंग सेक्शन 276 कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, स्पेशल समन भेजा गया है 229 में पैटी ऑफेंस के मामले में, तो वहां पे जैसे कि एक्यूज को ऑप्शन रहता है क्या कि वो विदाउट कोर्ट में अपियर हुए क्या कर सकता है, अपना गिल्टी प्ली कर सकता है बाय अ लेटर, जो कि वो भेजेगा बाय पोस्ट या फिर बाय मैसेंजर, जिसमें वो मेंशन करेगा कि वो गुनाह अपना कबूल कर रहा है और जो सम्मन में स्पेसिफाइड थी ना अमाउंट, वो अमाउंट वो फाइन की भेजेगा। ओके, तो ये जब वो किया है इस तरीके से गिल्टी प्ली अगर किया है, तो मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है कि वो इसके आधार पे उसको कन्विक्ट कर सकता है। और जब कन्विक्ट करेगा तो तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एक्यूज को जो सम्मन में स्पेसिफाई किया था फाइन पे करने के लिए, वो सेंटेंस उसके अगेंस्ट लगा सकता है, एंड देन वो फिर जो भी होगा आगे, ठीक है, वो बात की बात है। इसके अलावा जो एक और ऑप्शन रहता है एक्यूज के पास कि वो एडवोकेट को भी अथॉरिटी दे सकता है कि जो एडवोकेट है वो उसके बिहाफ में कोर्ट में जाके गिल्टी प्ली कर ले और फाइन का जो अमाउंट है वो दे दे। तो अगर ये चीज एडवोकेट करता है तो तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जिन वर्ड्स में एक्यूज के एडवोकेट ने गिल्टी प्ली किया एक्यूज के बिहाफ में, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कोशिश मजिस्ट्रेट ने करनी है कि उन्हीं वर्ड्स में उसको वो रिकॉर्ड करेगा और फिर उसके आधार पे एक्यूज को वो कन्विक्ट कर सकता है, और जो स्पेसिफाइड फाइन का अमाउंट है उसकी वो उसके ऊपर सेंटेंस लगा सकता है। फिर सेक्शन 277 ये कह रहा है कि अगर ना तो
275 में कन्विक्ट किया जाता है, ना ही 276 में कन्विक्ट किया जाता है। तो तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन को सुनेगा और उसके एविडेंस लेगा, फिर एक्यूज को सुनेगा और उसके एविडेंस लेगा। अगर इनमें से कोई भी चाहते हैं अपने किसी विटनेस को बुलाने के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है या कोई पर्टिकुलर चीज है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करवाने के लिए समन वगैरह इशू करवाना चाहते हैं, तो तब मजिस्ट्रेट इनके इस इच्छा पर, रिक्वेस्ट पर कर सकता है इशू। और इशू करने से पहले ना मजिस्ट्रेट इनसे पैसा वैसा ले लेगा, जो भी मतलब खर्चा पानी लगेगा विटनेसेस के कोर्ट में आने में, वो डिपॉजिट करवा लेगा, फिर सम्मन वगैरह इशू करेगा। फिर यहाँ पर आता है सेक्शन 278, जो कि कहता है कि जो भी एविडेंसेस वगैरह पेश किए गए 277 में, उनको कंसीडर करने के बाद, और या फिर अगर मजिस्ट्रेट ने कोई एडिशनल एविडेंसेस मंगवाए थे तो उनको भी कंसीडर करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट पाता है कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, तो तब उसको बाइज्जत बरी करने का ऑर्डर दे देगा। अगर पाता है कि एक्यूज गिल्टी है और सेक्शन 364 या 401 में वो प्रोसीड नहीं कर रहा है, तो तब अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी मतलब सेंटेंस उसके अगेंस्ट पास करनी चाहिए वो सेंटेंस पास कर देगा। इसमें इतना ही काफी है। अब यहां पर सेक्शन 279 आता है, जो कि बताता है कि अगर सम्मन केस में होता क्या है कि जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट फाइल करी थी, वो अगर अपीयर होने में फेल हो जाता है, जो तारीख हियरिंग के लिए अपॉइंट की गई थी उस तारीख को, या फिर अगर हियरिंग की तारीख आगे एडजर्न करी गई थी तो उस तारीख को, ओके। और ये नॉन अपीयरेंस जो है ना, उसकी डेथ की वजह से भी हो सकती है कि कंप्लेंट मर गया इस वजह से नहीं आया। बाकी आगे कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट क्या करना चाहिए, 30 दिन का टाइम कंप्लेनेंट को देना चाहिए अपीयर होने के लिए। न्यू चीज है, इसको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एक्यूज को एक्विट कर सकता है। अगर 30 दिनों में नहीं आया है कंप्लेनेंट, तो तब एक्यूज को वो एक्विट कर सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो तारीख है वो अनदर डे के लिए एडजर्न कर देनी चाहिए, तो तब ये ऑर्डर नहीं देगा। या फिर अगर कंप्लेनेंट को उसका एडवोकेट या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिप्रेजेंट कर रहा था, या फिर मजिस्ट्रेट ये बिलीव करता है कि कंप्लेनेंट की पर्सनल अपीयरेंस, पर्सनल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन विदाउट द कंप्लेनेंट पर्सनल अटेंडेंस मजिस्ट्रेट आगे केस में प्रोसीड कर सकता है, और उसको यहां पर ये वाला ऑर्डर देने की तब जरूरत नहीं है। सेक्शन 280 BNSS विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट के बारे में बात करता है। ये कहता है कि चैप्टर नंबर 21 जो आपने अभी पढ़ा समन ट्रायल का, इसमें इससे पहले कि कोई फाइनल ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास करे, कंप्लेनेंट क्या कर सकता है, अपनी कंप्लेंट वापस लेने की रिक्वेस्ट कर सकता है। और इस चीज के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को सफिशिएंट ग्राउंड्स शो करने पड़ेंगे। फिर अगर मजिस्ट्रेट पाता है कि हाँ सफिशिएंट ग्राउंड है जिसकी वजह से इसको अलाउ कर देना चाहिए कंप्लेंट वापस लेना, तो तब वो परमिट कर देगा सारे एक्यूज के अगेंस्ट, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर एक्यूज के अगेंस्ट वापस लेनी है तो उस पर्टिकुलर एक्यूज के अगेंस्ट। और जिसके भी अगेंस्ट कंप्लेंट वापस ली गई है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस एक्यूज को एक्विट करेगा। और ये जो एक्विटल होगा, और जो आपने अभी सेक्शन 279 में देखा जो एक्विटल हो रहा है, वो भी, ये दोनों एक्विटल ऐसे हैं जो कि डबल ज्योपार्डी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 337 ऑफ BNSS। यानी कि अगर एक्विटल हुआ है 279 में या फिर हुआ है 280 में, एक्यूज को फिर से दोबारा से सेम ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं किया जा सकता है, ओके। वैसे डबल ज्योपार्डी के अगेंस्ट आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। मेन चीज जो है डबल ज्योपार्डी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रही है वो है आपका आर्टिकल 20 क्लोज टू। बट चीज पता है क्या है, चीज ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ जब किसी को प्रोसिक्यूट करके पनिश कर दिया जाता है, कन्विक्ट कर दिया जाता है, तो तब देता है प्रोटेक्शन। इसलिए अपन लोग कहते हैं कि आर्टिकल 20 क्लोज टू सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑटरी वॉइस कॉन्विक्ट है। भले ही मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी हो, एक बार इसको चेक कर लेना। वही जो आपका सेक्शन 337 है, इसमें दोनों चीजें हैं, ऑटरीफॉइस कन्विक्ट एंड ऑटरीफॉइस एक्विट। कन्विक्ट किया गया हो चाहे एक्विट किया गया हो, जिस भी ऑफेंस के संबंध में ऐसा किया गया है उसके लिए दोबारा से ट्राई नहीं किया जाएगा। ऐसा है 337 में, इस तरीके से डबल ज्योपार्डी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल रहा है 337 में। अब आपका जो सेक्शन 281 है वो क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि सम्मन केस जो कि कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है, तो ये किसके लिए है, ये उस सम्मन केस के लिए है जो कि इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पर। ये लिख लेना,
बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, एग्जाम में ऐसे ही आता है, पूछ लेते हैं कि सेक्शन 281 किसके ऊपर अप्लाई होता है, तो सम्मन केस जो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हो रहा है उसके ऊपर अप्लाई होता है, और कहता है ये कि जेएम फर्स्ट क्लास या फिर कोई भी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसने प्रीवियस सेंक्शन ले लिया हो सीजीएम से क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पर प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। और ऐसा इन्होंने क्यों किया है इसका ये रीजन भी रिकॉर्ड करेंगे, और जो प्रोसीडिंग स्टॉप इन्होंने करी है अगर वो करी है प्रिंसिपल विटनेस के एविडेंस हो जाने के बाद, तो तब ये क्या करेंगे, एक्यूज को एक्विट करने का जजमेंट देंगे। वहीं अगर प्रिंसिपल विटनेस के एविडेंस को रिकॉर्ड करने से पहले इन्होंने अगर प्रोसीडिंग को ड्रॉप किया है तो तब ये एक्यूज को रिलीज जो करेंगे वो रिलीज होगा डिस्चार्ज के इक्विवेलेंट, और ये ऐसा डिस्चार्ज होगा जिसपे आपका सेक्शन 337 लगेगा, जिसका सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि यहाँ पर जो डिस्चार्ज किया जा रहा है पर्सन उसको दोबारा से सेम ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं किया जा सकता है, लेकिन तब किया जा सकता है जब जिस कोर्ट ने डिस्चार्ज किया या उसकी जो सुपीरियर वाली कोर्ट है वो इस चीज की कंसेंट दे दे। तो ये होगा आपका सेक्शन 281। अब सेक्शन 282 बता रहा है कि सम्मन केस को ना वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, देखो, अगर जिस ऑफेंस का वो सम्मन केस है वो ऑफेंस 6 महीने से ज्यादा के लिए इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल वाला ऑफेंस है, और मजिस्ट्रेट को अपीयर हो रहा है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इसको ना सम्मन केस की तरह नहीं करना चाहिए ट्राई, बल्कि इसको वारंट केस की तरह ट्राई करना चाहिए। तो तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, वापस से केस को सुनने के लिए प्रोसीड कर सकता है उस मैनर में जैसा कि बीएनएसएस में वारंट केसेस का ट्रायल दे रखा है, और साथ ही वो विटनेस जो कि ऑलरेडी एग्जामिन किए जा चुके हैं उनको वापस से बुला सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 282, और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 21 होता है खत्म। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 22 में सेक्शन 283 से लेकर 288 तक दे रखे हैं समरी ट्रायल के बारे में। वैसे आप ऑर्डर नंबर 37 भी पढ़ते हो सीपीसी में जो समरी प्रोसीजर देता है, और समरी प्रोसीजर अपील का बीएनएसएस में कहाँ पर दे रखा है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे तो मुझे पता है कोई बताएगा ही नहीं क्योंकि सारे के सारे बुद्धू हैं, या फिर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते, या फिर ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। थोड़ी मेहनत कर लिया करो, जो पूछते हैं वो बता दिया करो, क्या हो गया, थोड़ा सर्च कर लोगे तो, थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो। पहले हमारे यहाँ ऐसा होता था अगर कोई टीचर कुछ पूछ लेना कि बेटे, अब तो देखो चैट जीपीटी है, वैसे आराम से पता चल जाता है हर चीज़, एकदम पूछ लो। पहले अगर कोई टीचर कुछ पूछता था कि बेटे ये चीज़ क्या है ये थोड़ा बताओ, तो अपन लोग आते थे घर में, पूरा दिमाग लगाते, सारी बुकें वगैरह जो होती है ना पूरा खोल खाल के देख लेते थे, ताकि कल के दिन उस टीचर को जवाब दे सके कि सर ये है वो आंसर इसका। यहाँ मैं किसी भी वीडियो में कुछ भी पूछती हूँ ना, कोई बताता ही नहीं है कमेंट सेक्शन में, बताया करो, थोड़ी लाज रखा करो मेरी। अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 22 है इसमें समरी ट्रायल जो है मतलब ऐसा है कि बहुत स्पीडी डिस्पोजल कह सकते हैं हम केस का इसके द्वारा होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपने जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो है सेक्शन 507 क्लोज एम, जो कि कहता है कि समरी ट्रायल करने के लिए जो बता रखे हैं मजिस्ट्रेट, उनके अलावा अगर कोई और ही मजिस्ट्रेट कर ले समरी ट्रायल तो तब वो ऐसी इरेगुलरिटी होगी जो कि प्रोसीडिंग को विशिएट कर देगी, खराब कर देगी। ओके, इस वजह से जो पूरी प्रोसीडिंग है वो हो जाएगी वॉइड। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 22 में दिया गया है सेक्शन 283 जो कि बताता है कि कौन है जो कि समरी ट्रायल कर सकते हैं और कौन से ऑफेंसेस का समरी ट्रायल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मे की जगह ना शेल कर लेना। तो क्या कह रहे हैं कि बीएनएसएस में चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, जो सीजीएम है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है यही है जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो ऑफेंसेस बता रखे हैं उनका समरी ट्रायल। कौन से ऑफेंसेस, जैसे कि सेक्शन 303 सबसेक्शन 2, 305, 306 ऑफ बीएनएस में थेफ्ट से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं और जो इन्वॉल्व है स्टोलन प्रॉपर्टी, उसकी अगर वैल्यू 20,000 रुपए से कम की है तो तब उसको समरी ट्रायल किया जा सकता है। वहीं अगर अंडर सेक्शन 370 सबसेक्शन 2 स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया गया है, रिटेन किया गया है, या फिर सेक्शन 317 सबसेक्शन 5 में स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील या डिस्पोज ऑफ करने में असिस्ट किया गया है, तो इन दोनों ही दशा में उस स्टोलन प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू 20,000 से कम की है तो उसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। सेक्शन 331 में सबसेक्शन 2 में या सबसेक्शन 3 में जो ऑफेंस बता रखे हैं वो समरी ट्रायल किए जा सकते हैं। सेक्शन 352 में अगर इंसल्ट किया गया है विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, एंड जो सेक्शन 351 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन वाला दे रखा है ऑफेंस सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 में, उसको भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। और ये जितनी भी ऑफेंसेस अभी हमने डिस्कस किए, इन ऑफेंसेस का अगर अबैटमेंट होता है या फिर अटैम्प्ट होता है, जब वो अटैम्प्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ऑफेंस, तो तब उसको भी समरी ट्रायल किया जा सकता है।
साथ ही जो कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 में सेक्शन 20 में बता रखे हैं ऑफेंसेस, वो भी समरली ट्राई किए जा सकते हैं। सब सेक्शन 2 समरली ट्रायल जो है उसको एक्सटेंड कर रहा है उन ऑफेंसेस पे जो कि 3 साल से कम के लिए पनिशेबल है। यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि डेथ सेंटेंस से पनिशेबल होते हैं, इम्पिजमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल होते हैं या 3 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल होते हैं, उनको तो मजिस्ट्रेट समरली ट्रायल नहीं कर सकते हैं। लेकिन 3 साल से जो कम होते हैं उनको समरली ट्राई कर सकते हैं। बट कैसे? आफ्टर गिविंग एक्यूज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, यानी कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का पालन करके, और ये बता के कि आखिर उन्होंने 3 साल से कम के लिए जो पनिशेबल ऑफेंस हैं उनका समरली ट्राई किया जाना क्यों ऑप्ट करा, ये राइटिंग में रीजंस बता के समरली उनका ट्रायल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रोवाइजो ये कहता है कि जो ये समरली ट्राई किए जा रहे हैं ऑफेंसेस, इनके अगेंस्ट आगे अपील लाई नहीं करेगी, ये आपने ध्यान रखना है। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि समरी ट्रायल करते टाइम अगर अपीयर ये होता है मजिस्ट्रेट को कि जिस ऑफेंस को वो ट्राई कर रहे हैं समरली, उसके केस का नेचर ऐसा है कि अनडिजायरेबल है, इसको समरली ट्राई करना मज़ा नहीं आ रहा, तो तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? विटनेस को जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं उन्हें फिर से बुलाएगा और बीएनएसएस में जो रेगुलर प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक केस को वापस से सुनने के लिए प्रोसीड करेगा। सेक्शन 284 ये बता रहा है कि वो मजिस्ट्रेट जिनको मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास वाली पावर होती है, हाई कोर्ट उनको कॉन्फर कर सकता है क्या चीज? पावर टू ट्राई समरली एनी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट या तो फाइन है या फिर उतना इम्प्रिजमेंट है जो कि 6 महीने से ज्यादा का नहीं है, या फिर दोनों, और साथ ही उन ऑफेंसेस का अबैटमेंट और अटैम्प्ट। सेक्शन 285 बता रहा है, क्या हो गया इसे? सेक्शन 285 बता रहा है कि समरली ट्रायल में जो प्रोसीजर है वो फॉलो होगा वही वाला जो कि समन केस में अपन लोग देख कर आए हैं, बट जो चीज़ें स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 22 में बता रखी हैं कि इस हिसाब से होंगी वो उसी हिसाब से होंगी। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि ध्यान इतना रखना है आपने कि भले ही समन केस वाला प्रोसीजर अपन लोग फॉलो कर रहे हैं, बट जो समरी ट्रायल में सेंटेंस पास करी जाएगी वो 3 महीने से ज्यादा की नहीं होगी। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, दिमाग के अंदर फिट कर लेना इसे। और आगे कह रहे हैं क्या चीज, मतलब कह नहीं रहे हैं, वो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ क्या, कि यहाँ पे फाइन कितना लगा सकते हैं वो नहीं मेंशन है। ओके, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अच्छा हाँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये वाला केस जो है ना, इस केस में ये बात कही गई थी कि जो समरी ट्रायल होता है उसमें कितना फाइन इम्पोज किया जाए, इसके लिए लिमिट नहीं बता रखी है। सेक्शन 286 बता रहा है समरी ट्रायल में जो केस का रिकॉर्ड होगा उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स मेंशन किए जाएंगे। तो कह रहे हैं हर केस जो कि समरली ट्राई किया जा रहा है बाय द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस फॉर्म में जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया हुआ है, ये जो पर्टिकुलर्स मेंशन है इनको रिकॉर्ड करेगा। क्या क्या? सीरियल नंबर ऑफ द केस, किस तारीख को ऑफेंस कमिट हुआ, किस तारीख को उसकी रिपोर्ट या कंप्लेन करी गई, अगर कोई कंप्लेनेंट है तो उसका नाम, एक्यूज का नाम, पेरेंटेज, रेजिडेंस, किस ऑफेंस का कंप्लेन किया गया, क्या वो प्रूव हो गया, और अगर वो सेक्शन 283 के सबसेक्शन 1 में क्लोज फर्स्ट, क्लोज सेकंड, क्लोज थर्ड में जो स्टोलन प्रॉपर्टी वाले मेंशन है वो वाला ऑफेंस है, तो जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, जैसे ये बताया कि 20,000 तक का समरली ट्राई किया जा सकता है, तो वो अमाउंट उसका भी मेंशन करना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का स्टोलन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व था उस ऑफेंस में। अगर एक्यूज पर्सन ने अपना गिल्टी प्ली किया है तो वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसका एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट किया है तो वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्या फाइंडिंग दी गई, क्या सेंटेंस पास हुई, या कोई भी अदर फाइनल जो ऑर्डर दिया गया वो, और किस तारीख को जो प्रोसीडिंग है वो टर्मिनेट हुई, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करी जाएंगी। सेक्शन 287 बता रहा है कि समरली जो ट्राई किया जाएगा ना केस, अगर एक्यूज गिल्टी प्ली नहीं करता है तो तब मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा क्या? एविडेंस का सब्सटेंस और जजमेंट, जिसमें वो मेंशन करेगा ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर द फाइंडिंग, जो फाइंडिंग दी गई उसके कारण क्या थे वो ब्रीफली उसमें स्टेट करेगा जजमेंट में। सेक्शन 288 बता रहा है कि जो रिकॉर्ड सेक्शन 286 में प्रिपेयर किए जा रहे हैं और जो जजमेंट सेक्शन 287 में प्रिपेयर किया जा रहा है वो होगा कोर्ट की लैंग्वेज में। बाकी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट को ऑथोराइज कर सकती है कि जिस मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे समरली ट्राई किया है ना ऑफेंस, अगर उसको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है
तो उसको हाई कोर्ट ऑथोराइज कर सकती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो ये रिकॉर्ड है सेक्शन 286 वाला और जो जजमेंट है दिया जा रहा है सेक्शन 287 में, ये इन दोनों में से कोई भी या ये दोनों आप किसी और ऑफिसर से जिसको सीजीएम ने अपॉइंट किया हुआ है प्रिपेयर करवा सकते हो। और जब ये प्रिपेयर हो जाएगा ना रिकॉर्ड या फिर जजमेंट, जो भी प्रिपेयर करवाए किसी और से या दोनों करवाए प्रिपेयर, तो फिर उस पर मजिस्ट्रेट साइन करेगा और यहाँ पे हमारा होता है फाइनली सारा जो ट्रायल है खत्म। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसे आप रील शेयर करते रहते ना अपने दोस्तों को, उनके बजाय ये काम की वीडियो भी शेयर कर लिया करो ताकि वो भी पढ़ ले, उनका भी कुछ भला हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, उनको बाय करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।